Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss MCQ of chapter the fundamental unit of life. Okay? ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और हम लोगों ने कुछ MCQs भी इसका डिस्कस कर लिया था 3-4 और आज के क्लास में हम सिर्फ इसके MCQ ही डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज अ. फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपोटोनिक मीडियम. थर्ड ऑप्शन क्या है? श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ देम. हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन से ही बोल रहा है कि जो प्लांट सेल्स में हम लोग प्लाज्मोलाइसिस पढ़े हैं वो क्या है. ठीक है? प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन of plasma membrane in a hypotonic medium या श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम या फिर श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ देम. इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? हाँ, बी. बी क्या दिया हुआ है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम. क्योंकि जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे उसी टाइम में हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और वहीं पे उसके अंदर हमने प्लांट सेल्स को रख के देखा था कि हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है और आइसोटोनिक में क्या हो रहा है. तो जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, मतलब वैसा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है. मतलब क्या बोल सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर की कमी है, वाटर सॉल्यूट के कंपेयर में कम है, उस टाइप के सोल्यूशन में जब हम प्लांट सेल्स को डालते हैं तो क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर वाला पानी उस सोल्यूशन के बाहर आने लगता है. क्यों आने लगता है? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस पर प्रोसेस पढ़ा है ना. उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हायर कंसंट्रेशन में वाटर प्रेजेंट होता है तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने लगता है. तो वही चीज होता है. जैसे हम लोग हाइपरटोनिक में इसको रखेंगे, इसको पता है कि हाइपरटोनिक में वाटर की कमी है तो सेल के अंदर से पानी बाहर आने लगेगा और जब सेल के अंदर से पानी बाहर आने लगेगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक ही ना करेगा, हाँ, पिचक ही ना जाएगा, ऐसे फूलेगा थोड़ी. तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे? प्लाज्मोलाइसिस बोलते थे. गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? गर्ल्स साइड से नहीं ना? फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि द सेल ऑर्गेन involved in forming complex sugars from a simple sugars are. एकदम हम लोग ने ये स्टेटमेंट ही पढ़ा था ना. इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? कौन कौन बोल रहा है कि डी होगा? कौन कौन बोल रहा है कि बी होगा? बी. हैंड्स डाउन करो. बी वाले रॉन्ग है क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो गोल्गी बॉडीज होता है उसका काम क्या होता है? जो चीज हमारा राइबोसोम सिंथेसिस करता है यानी प्रोटीन भी करता है तो वो सबका पैकेजिंग करता है. प्लस अलग से वो क्या काम करता है? वो सिंपल सुगर को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सुगर की फॉर्मेशन करवाता है. ये काम हमारा किसका है? ये काम हमारा गोल्गी बॉडीज का है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन गोल्गी बॉडीज ही होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है क्योंकि हमको क्या लगता है कि राइबोसोम्स का काम होता है किसी भी चीज की फॉर्मेशन का और गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? किसी भी चीज को पैकेजिंग का. तो हम ये चीज हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है और हम लोग क्या ऑप्शन टिक कर देते हैं? राइबोसोम. जबकि हमारा सिंपल सुगर को मिला के कॉम्प्लेक्स सुगर की फॉर्मेशन कौन करवाता है? तो गोल्गी बॉडीज करवाता है. ठीक है? पैकेजिंग में भी हेल्प करता है लेकिन ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है. गॉट इट? फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन. which of these options are not a function of ribosomes. इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया, जो स्टेटमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया गया, तो वो उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट ये
राइबोसोम्स का फंक्शन को शो नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये तो सबको पता है, ये तो क्लास 7 में ही हमें पता है कि राइबोसोम्स क्या काम करता है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करवाता है, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर रहा है, वैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि राइबोसोम्स का काम नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना तो राइबोसोम्स का काम होता ही है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग अपना सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। ऑफ कोर्स ये एंजाइम्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन से एंजाइम्स बनता है, वो एंजाइम्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को गॉर्न करता है कि मतलब किसी का हाइट बड़ा होता है, किसी का हाइट छोटा होता है, कोई थोड़ा लेजी होता है, कोई थोड़ा एक्टिव होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में कैसा एंजाइम्स है, कैसा हार्मोन्स है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स का हमारा काम होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, और सेकेंड काम ये क्या होता है कि वो एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है कि इट हेल्प्स इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स। हम लोगों ने ये तो कहीं भी नहीं पढ़ा कि ये राइबोसोम्स क्या हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं होगा इसका। फिर हमारा फोर्थ क्या है कि इट हेल्प्स इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च के मैन्युफैक्चर में भी ये हेल्प नहीं करता है, स्टार्च के मैन्युफैक्चर में हेल्प कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। तो फिर ये देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो थर्ड और फोर्थ है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछा है कि आपको यही चूज करना है कि इसमें का कौन सा ऑप्शन तुम्हारा राइबोसोम्स का फंक्शन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाला और फोर्थ वाला हमारा नहीं कर रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला कौन से ए में है, कि बी में, कि सी में, कि डी में, ठीक है। तो किस में है थर्ड और फोर्थ, सी में, तो ये होगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, इस क्वेश्चन से हमें यही पता चला कि राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं करवाता है और ये हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, अभी तक जितना क्वेश्चंस हो उसमें से किसी को कोई डाउट, सब पढ़े थे ना हम लोग। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें स्टेटमेंट देखो, सोनी इज कंप्लीटेड हर साइंस चैप्टर वेयर शी रोट सम स्टेटमेंट ऑन सेल थ्योरी। एक सोनी नाम की लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया है कि वो अपने साइंस का चैप्टर को, मतलब सेल वाला चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद वो उसने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, और कौन से टॉपिक पे स्टेटमेंट लिखा है, तो सेल थ्योरी पे उसने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो शी वांट्स टू नो वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट, शी वांट्स टू टेक हेल्प फ्रॉम यू। ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि कोई सोनी नाम की लड़की है, तुम लोग जैसे स्टूडेंट होगे, ठीक है, उसने सेल चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने सेल थ्योरी पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, और उसे जानना है कि वो जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है कि गलत है, ठीक है, उसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। तो ये तो हमारा सेल थ्योरी कहता ही है, कहता है ना। हाँ, जब हम लोग पढ़े थे सेल थ्योरी तो उसमें हम लोग यही ना देखे थे, अलग अलग साइंटिस्ट आया था, अलग अलग बोला था, ओवरऑल उससे क्या पता चला कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किस चीज से बने हुए हैं, सब सेल से बने हुए हैं। तो यही चीज ये भी बोल रही है, तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा। फिर हमारा सेकंड क्या है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। थर्ड क्या है, सेकेंड है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। थर्ड हमारा क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। और फोर्थ हमारा क्या है, बैक्टीरिया आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सब किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर। तो जब हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ते हैं तभी हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल द रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इनसाइड आवर सेल इज नोन एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये तो गलत है ही नहीं, ठीक है।
और थर्ड ऑप्शन क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल वाले हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेल वाले हैं, ठीक है, लेकिन सबका लाइफ कब कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक ही सेल से। जो यूनिसेलुलर है वो तो उनका हमेशा एक ही सेल में लाइफ मतलब पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर का भी केसेस देखें तो जब हमारी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है तो वो एक ही सेल से होती है, ठीक है। अगर ये हम लोग अपने वाले मतलब ह्यूमंस के केसेस में भी देखेंगे तो जब क्या होता है, स्पर्म और ओवम मीट होता है तो जो दोनों हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, वो मिलके एक सेल की फॉर्मेशन करवाता है और उसी एक सेल से पूरे 9th मंथ के अंदर पूरी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इससे यही ना पता चल रहा है कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सारे का लाइफ एक ही सेल से ओरिजिनेट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सही है ना, इसमें किसी को डाउट ही नहीं तीनों स्टेटमेंट में। हाँ, किसी को मतलब ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट गलत है, इस टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और फोर्थ हमारा क्या बोल रहा है कि बैक्टीरिया आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। बैक्टीरिया क्या है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। तो बैक्टीरिया कैसे हो सकता है एक्सेप्शन सेल थ्योरी का, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये भी तो सेल से बना हुआ है, सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो ये कैसे एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यही बोल रहा है, डायरेक्टली ये मतलब इनडायरेक्टली ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, डायरेक्टली ये यही बोलना चाहता है कि जो सेल थ्योरी में जो स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़े हैं वो चीज को बैक्टीरिया फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा कुछ है नहीं है ना, बैक्टीरिया भी सेल से बना हुआ है, सेल के प्रोडक्ट से ही बना हुआ है, ठीक है, और बैक्टीरिया के भी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, तो सारा स्टेटमेंट तो फॉलो करता ही है बैक्टीरिया भी। तो ये फिर कैसे एक्सेप्शन हो सकता है सेल थ्योरी का, नहीं हो सकता है ना। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सोनी ने जितना स्टेटमेंट दिया था, 4 स्टेटमेंट दिया था, उसमें से 3 स्टेटमेंट हमारा सही था और चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या था, गलत था, ठीक है। क्योंकि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो एलिफेंट हो, सब सेल थ्योरी फॉलो करेंगे। समझ आया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रिया इज राइटिंग सम स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प्स हिम। प्रिया तो लड़की का नाम लग रहा है, थर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जितना भी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे ABCD करके, उसमें से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे चूज करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि लाइजोसोम सर्व्स एज अ इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। तो ये तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में किसी को डाउट है, नहीं है ना, ये तो सही स्टेटमेंट है। क्योंकि हमें भी पता है कि लाइजोसोम्स क्या करता है, लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव बैग्स के अंदर, डाइजेस्टिव बैग्स का काम करता है, जो कि सेल्स के अंदर होता है, और सेल में कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी हार्मफुल चीज जब चला जाता है तो वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन क्लास 7 से, ठीक है। bags of the cell and works as a kind of garbage disposal system. Of course, कोई भी अनवांटेड, कोई भी हार्मफुल चीज हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है तो उसे डाइजेस्ट कौन करता है, सेल ही ना करता है। तो इसको हम लोग गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए उसको ये हटा रहा है, ठीक है। और सेकेंड, इसको सुसाइडल बैग हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कभी कभी क्या करता है, ये खुद ब्रस्ट हो जाता है और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, तो सुसाइडल बैग जैसा काम करता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं है, नहीं है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ tadpole into a frog, the embryonic tissue such as gills and the tails are digested by the lysosomes and utilized by other body cells. ये वाला चीज हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है।
नहीं पढ़े हैं ना, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये सब क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैडपोल इनटू अ फ्रॉग, जब टैडपोल हमारा जो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो the embryonic tissue such as gills and tails are digested by the lysosomes and utilized by other body cells। तो हमें भी पता है कि फ्रॉग में तुम्हारा टेल्स होता है, हाँ फ्रॉग्स में टेल्स होता है, टैडपोल में होता है ना, जो उसका ये आई थिंक हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें हमें डाउट है, ठीक है, इसको हम लोग क्लियर करके फिर देखेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, सही है ना, इसमें मेरे को डाउट है। फिर देखो, प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल्स इज डिफाइंड एज ये वाला तो वही वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द अनडिवाइड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज आल्सो नोन एज, हमें क्या पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, पूरा डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन तब भी हमारा जेनेटिक मटेरियल उसमें स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, बी होगा। थर्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हम तुम लोग से बुला के यहाँ पे करवाएंगे, बी रेडी फॉर दैट। The proteins and lipids essentials for building the cell membrane are manufactured by, जो प्रोटीन और लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से और लिपिड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटीन और लिपिड को बनाता कौन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, उस प्रोटीन और लिपिड्स को बनाता कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड क्या दिया है, गोल्गी बॉडीज, थर्ड क्या दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ ए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन, ये लिपिड्स की सिंथेसिस कौन करवाता है, लिपिड्स का हमारा करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इस ऑप्शंस को देखते हुए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होता, और दोनों होता तो जरूर कहीं पे ऑप्शन दिया होता कि 2 and 3 बोथ, ऐसे करके, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय, जो हम लोगों ने 2-3 स्टेटमेंट पढ़ा था सेल थ्योरी में, ठीक है। तो उसमें हमारा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था वो क्या था कि जो न्यू सेल्स आता है वो कहां से आता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो ये वाला स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट दिए थे, रदल्फ, ये वाला क्या होगा ऑप्शन हमारा इसका, बी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनेल्स अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा हमारे सेल्स में और कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि डीएनए को कंटेन करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्लांट के केस में कौन करता है, तो प्लांट के केस में प्लास्टिड्स करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किचन ऑफ द सेल इज, ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे इजी भी है। सेल्स, ये प्लांट सेल के किचन ऑफ द सेल इज, प्लांट, यहाँ पे मेंशन यही करना था, क्वेश्चन से यही बोलना चाह रहा है कि प्लांट सेल्स के किचन हम कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को कंसीडर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसी क्लोरोफिल की वजह से हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है।
क्लोरोफिल की काम क्या होती है, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। सनलाइट को ट्रैप करने के बाद उसके एनर्जी को यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज फूड है, ठीक है। तो जहां पे खाना बनता है उस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सब हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग किचन बोलेंगे, ठीक है। इस वजह से जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के किचन होते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, द ओनली सेल ऑर्गेनिज्म सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये मैंने कितने टाइम्स तुम लोगों को बताया, और ये भी बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना भी हाई लेवल का हो, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने यही पढ़ा है कि उसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, प्लस जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लगभग सब हमारे उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्यों मिलता है, क्योंकि राइबोसोम्स हमारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। बाकी जो हमारा अदर है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, फिर हमारा क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, ये सब क्या है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एकदम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। सेल्स के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स को कौन उसका मैन्युफैक्चर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड्स की फॉर्मेशन करवाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करवाता है, साथ साथ में एंजाइम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी फॉर्मेशन करवाता है हमारे शील के अंदर। गॉट इट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, हाँ ऑप्शन ए एस्क्लेडिन एंड साउन, ठीक है। सेल थ्योरी कौन कौन दिया था, बी नहीं होगा, बी तो बस इतना बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग आया था। लेकिन अगर हम देखो यही लॉजिक होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का। यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन लग रहा है, हाँ यही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। अगर इसको हम टिक करते हैं तो फिर क्या, फिर ये वाले तो छूट जाएंगे ना। और जनरली हमारा सेल थ्योरी कौन दिया है, बेसिक होता है सेल थ्योरी का वो कौन दिया है, बेसिक तो हमारा यही ना दिया है एस्क्लेडिन एंड साउन ही ना। तो सबसे ये जो मतलब ये एप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का यही हो सकता है ना, समझ आया। पता है कभी कभी एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम में ऐसा भी स्टेटमेंट आता है ना कि दोनों स्टेटमेंट लगता है कि हाँ सही है, लेकिन दोनों में से हमें एक सबसे मतलब हमें लग रहा होगा कि हाँ इस सबसे मतलब ये ट्रू हो सकता है, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है, उसी को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम्स ये देखने को मिलता है ना कि ऐसे लगेगा कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसमें से हमें चूज करना होता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। गॉट इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे का हम लोग जो एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।